दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी क्वेश्चन 4 कर लिया होगा आपने, और आसान सा है, इसमें कुछ नहीं है पूछने वाला। चलें आगे चलते हैं, नोट्स पे आ जाए वापस, पेज नंबर 4 पे। ट्रांसफर्स, ट्रांसफर से क्या मुराद लगती है? नहीं, ट्रांसफर का मतलब है कि जो प्रॉपर्टी हमने किराए पे दी हुई है या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब हम इसके यूज में, इसके नियत में चेंज ले आए, तो अब ये IAS 40 से निकल के IAS 16 को ट्रांसफर हो जाएगी, IAS 40 से निकल के IAS 2 को ट्रांसफर हो जाएगी। या फिर पहले खुद इस्तेमाल करते थे, अब किराए पे दे रहे हैं, तो IAS 16 से उठ के ट्रांसफर होकर IAS 40 में आ जाएगा। पहले बेचते थे, अब बेचना छोड़ के किराए पे दे रहे हैं, तो IAS 2 से निकल के IAS 40 में ट्रांसफर हो जाएगा। ये ट्रांसफर्स हैं। ट्रांसफर इन भी हो सकता है, ट्रांसफर आउट भी हो सकता है। ट्रांसफर इन यानी IAS 40 में आ रहा है, ट्रांसफर आउट IAS 40 से बाहर जा रहा है। तो पेज 4 के शुरू में ये जो 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं और उसके आगे एग्जांपल्स हैं 4, ये वही हैं जो मैंने दे दी आपको एग्जांपल्स। पढ़ लें चलें एक दफा। पेज 4 के स्टार्ट पे जो ट्रांसफर्स के बाद 2-3 लाइनें लिखी हैं और मैंने 4 एग्जांपल लिखी है, या ये सी की एग्जांपल्स हैं, ये पढ़ लें, यही बताया मैंने अभी। अच्छा, ट्रांसफर्स में जो शुरू में 3-4 लाइनें लिखी हैं वो पढ़ ली, ठीक है। इनमें हाँ, तो यूज ही चेंज है ना भाई। पहले किराए पे देते थे, तो अब हमने वो खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो यूज में चेंज आ गया। पहले खुद यूज करते थे, अब किराए पे देते, तो यूज में चेंज आ गया। तो यूज में चेंज से होगा ना ये। अब इसमें टेक्निकल बात यह है कि सिर्फ मैनेजमेंट के इरादा कर लेने से, ये तो अल्लाह क्या है ना कि अगर नेकी का इरादा भी कर लिया तो नेकी मिल जाएगी। IAS 40 में नहीं है ऐसा। सिर्फ इरादा करना कि हाँ हम इसको किराए पे दे देंगे, उससे ये ट्रांसफर नहीं हो जाएगी। छोड़े, अपना ऑफिस खत्म करें, किराए पे दें, या कम से कम किराए पे देने के लिए उसकी मेंटेनेंस शुरू करा दें, फिर IAS 40 में आएगा। अगर वहां ऑफिस बना के बैठे हुए हैं, ऑफिस चल रहा है और सोच रहे हैं यार बस मैंने ये जगह किराए पे दे देनी है, इस इरादे से वो IAS 40 में नहीं आएगा। जगह खाली करे, उस जगह की एक बार खाली कर दिया, हाँ उसके बाद जब उसमें पेंट वेंट कराना शुरू कर दिया, अब वो डेवलपमेंट होने लग गई फॉर द पर्पज ऑफ रेंटल, अब बन जाएगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें अब मसले वाली बात यह है कि वैल्यू का क्या करना है, यानी जब ट्रांसफर आउट करना है तो क्या करना है, ट्रांसफर इन करना है तो क्या करना है। पहले ट्रांसफर आउट बताता हूं। इसके लिए टेबल बनाया मैंने, ये कोशिश की है इससे समझा सकूं बात, देखें शायद समझ आ जाए। टेबल देखिए मैंने बनाया किस तरीके से हुआ है। ये मैंने ही बनाया है, ये IAS, ये मैंने आपको जो नोट्स बना के देता हूं ना, वो IAS के पैराग्राफ पढ़ता हूं। जो मुझे लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड छापा जा सकता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड छाप देता हूं। जो मुझे लगता है कि हेडिंग्स बनानी है, टेबल बनाने हैं, दरख्त बनाने, वो फिर मैं इस तरह बना देता हूं। तो ये IAS के पैराग्राफ पढ़ के निचोड़ के मैंने ये टेबल बनाया हुआ। ये टेबल समझें क्या है। ट्रांसफर आउट हो रहा है, यानी IAS 40 से बाहर जा रहा है। तो ये जो पहला कॉलम है ना, प्रॉपर्टी वॉज कैरिड एट, इसका मतलब है कि जब IAS 40 में था, वॉज, तो कैसे था। कॉस्ट मॉडल पे था तो ये नीला नीला, फेयर वैल्यू मॉडल पे था तो लाल लाल, ठीक है। तो लेफ्ट है टेबल में कि IAS 40 में जब था तो कॉस्ट मॉडल पे था, अच्छा था, अब ट्रांसफर होगा तो किस किस वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, ये आगे राइट पे देखें 2 कॉलम बने हुए। प्रॉपर्टी इज नाउ ट्रांसफर टू, अब या तो वो IAS 2 में जा रहा होगा या IAS 16 में जा रहा होगा। अगर IAS 2 में जाए या चाहे IAS 16 में जाए, दोनों में कॉमन बात है। मैंने डबल डबल छाप दिया, कॉमन इसलिए है
डबल डबल इसलिए छापा कि आप अलग अलग याद रख लें, वरना दोनों में सेम बात है। क्या? चूंकि कॉस्ट मॉडल पे था तो जिस वैल्यू पे बुक्स में आ रहा था उसी वैल्यू का नाम बदल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपीई बन जाएगा। यानी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट से निकल के पीपीई की कैरिंग अमाउंट बन जाएगी। और इसी तरह अगर वो इन्वेंट्री में जा रहा है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिस कैरिंग वैल्यू पे आ रही थी वही उसकी इन्वेंट्री की कॉस्ट मानी जाएगी। अब से ऑनवर्ड IS2 लगेगा। देखो एंटर होगा, अब आप घर में हैं तो आप पे घर वाले रूल लग रहे हैं, कॉलेज में एंटर हो गए तो कॉलेज वाले रूल लगेंगे ना। तो कॉलेज में एंट्री के टाइम क्या हो रहा है? तो ये एंट्री के टाइम है कि जब हम बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं तो जिस कैरिंग वैल्यू पे वो IS40 में था, अब उसी वैल्यू को लेके वो IS2 में एंटर होगा। और IS2 के लिए ऐसा ही है जैसे अभी हम कोई चीज खरीद के लाए, तो वो कॉस्ट होती है ना इन्वेंट्री की, तो जिस वैल्यू पे वो IS40 में था उसको IS2 की कॉस्ट मान के अब ऑनवर्ड IS2 लगा करेगा। इसी तरह अगर वो IS40 से निकल के IS16 में आ रहा है तो चूंकि IS16 में भी वो कॉस्ट मॉडल पे यकीनन आ रहा होगा, तो जो वैल्यू वहां थी उसी वैल्यू के साथ वो IS16 में आ जाएगा। ये हो गया नीला नीला। अब जिन्होंने प्रिंट निकाला हुआ उनको नीले नीले का नहीं पता। अब आते हैं लाल लाल पे। अगर हमने IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा हुआ था तो फिर यहां से निकालते हुए पहले उसकी फेयर वैल्यू अपडेट करेंगे। अगर फेयर वैल्यू पे था तो यहां से भेजते हैं, नहीं घर से निकलते हुए नहा धो के निकलते हैं, तो जब ये IS40 से निकल रहा है तो नहा धो के निकलेगा। यानी निकलते निकलते पहले फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा। पहले हम फेयर वैल्यू पे अपडेट कब करते थे? अब ये डेट ऑफ ट्रांसफर पे होगा। फेयर वैल्यू पे अपडेट होगा, जो गेन लॉस आएगा वो P&L को जाएगा। अब अपडेट हो गया वैल्यू पे, इसी वैल्यू को लेके वो IS2 में एंटर हो जाएगा और ये उसकी कॉस्ट है। इसी वैल्यू को लेके वो I16 में एंटर हो जाएगा और ये उसकी कॉस्ट है। अब से ऑनवर्ड वो I16 जाने और वो बिल्डिंग जाने, अब से ऑनवर्ड IS2 जाने और ये बिल्डिंग जाने। ये डब्बा, ये टेबल फिर से पढ़ लें आप लोग। जब बनेगा तब कॉस्ट मॉडल पे ही आएगा, उसके बाद होता है ना फिर सब्सिक्वेंट मॉडल, तो उसके बाद होता है। IS16 में इनिशियली तो कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग होती है, तो ये उसकी कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये सवाल को मैंने ये पूछा है कि जब यहां से हम निकाल रहे हैं तो यहां चाहे फेयर वैल्यू में था फिर भी IS16 में जाके वो कॉस्ट ही बनेगी। सवाल दोबारा सुन लें, IS40 में फेयर वैल्यू मॉडल पे था, यहां से अब IS16 में डालना है। तो IS40 में जब फेयर वैल्यू मॉडल पे था तो मैंने कहा कि उसको यहां घर से निकालने से पहले नलाएं धुलाएंगे, उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, जो गेन लॉस है वो P&L में जाएगा, फिर जो वैल्यू है वो IS16 में जाके कॉस्ट बन जाएगी। तो अब सवाल यह है कि कॉस्ट बनेगी, क्या वहां जाके रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं लग जाएगा? वो बाद का मसला है। PPE इनिशियली किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे। तो यहां से निकल के जब IS16 में उतरेगा तो वो कॉस्ट ही के नाम से उतरेगा। उसके बाद फिर ईयर एंड आएगा तो देखा जाएगा क्या करना है, फिर वो IS16 जाने और ये जाने। ठीक है, ये ट्रांसफर आउट था। अगले पेज पे आइए, ट्रांसफर इन। अब इसमें ट्रांसफर इन है। अब देखिए मैंने हेडिंग्स चेंज कर दी। लेफ्ट वाले कॉलम की हेडिंग क्या कर दी? प्रॉपर्टी विल बी कैरिड एट। यानी अब चूंकि ये IS40 में आ रहा है तो IS40 में इसको कैसे वेलकम किया जाएगा? कॉस्ट मॉडल पे रखा जाएगा या फेयर वैल्यू मॉडल पे रखा जाएगा? और आया कहां से है? प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, या तो इन्वेंट्री से आया है या IS16 से आया। अगर इन्वेंट्री से आया है तो IS2 में किस अमाउंट पे पड़ा हुआ था? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। तो जब वहां से IS40 में आएगा तो इसको उसकी कॉस्ट मान लिया जाएगा। ये है हरा हरा। पहले मैं हरा हरा बता रहा हूं। हरा हरा क्या है? नहीं, हरा हरा तो ग्रीन ही है। हरे हरे से मेरी मुराद है कि अगर IS40 में आके उसने क्या बनना है? कॉस्ट मॉडल पे रहना है, तो ये हरा हरा है। हरा हरा क्या है कि IS2 में जिस अमाउंट पे वो था
जब वो एंटर होगा IAS 40 में तो वही अमाउंट उसकी कॉस्ट बन जाएगी। और चूंकि IAS 16 में अगर वो था और यहां लाके कॉस्ट मॉडल पे रखना है तो बहुत चांसेस हैं कि फिर वो वहां भी कॉस्ट मॉडल पे था, तभी तुम यहां भी कॉस्ट मॉडल पे ला रहे हैं, तो फिर वहां जो उसकी कैरिंग अमाउंट थी वही यहां पर भी कैरिंग अमाउंट कहने लग जाएगी। IAS 16 में वो यकीनन कॉस्ट मॉडल पे ही होगा, तभी हम अब कॉस्ट मॉडल पे ला रहे हैं। तो जितनी उसकी वहां कैरिंग अमाउंट थी उसी को उठा के सिर्फ नाम बदल के अब वो यहां पर कैरिंग अमाउंट के साथ आ जाएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं तो चलो जितनी भी उसकी वहां तब वैल्यू बनती थी, अब यहां पर आके वो स्टार्टिंग पॉइंट है, अब से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट होने लग जाएगा, मजीद वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। और लाल लाल क्या है? फेयर वैल्यू, कि अब इसने यहां आकर फेयर वैल्यू पे बनना है। तो चाहे वो पहले IAS 16 में था चाहे IAS 2 में था, चूंकि यहां पर आकर फेयर वैल्यू में आना है तो अब ये वहीं से नहा धो के आएगा। चाहे ये IAS 2 में था चाहे IAS 16 में था, यहां आके चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे लगना है तो वहीं से फेयर वैल्यू पे तैयार होके आएगा। यानी IAS 2 में ही रहते हुए पहले इसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे, कम ज्यादा जो मर्जी हो, बस अपडेट करेंगे। चाहे अगर आपको यह बात अजीब लग रही है कि IAS 2 में फेयर वैल्यू पे क्यों रखेंगे, अच्छा यार IAS 40 के दरवाजे पे लाके खड़ा करें, अब वहीं बाहर वो खड़े खड़े उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करें, जो गेन लॉस आए वो P&L में डाल दें और अब उसको अंदर बुला लें। ये है अगर इन्वेंट्री से IAS 40 में आया तो। लेकिन अगर IAS 16 से IAS 40 में आ रहा है तो चाहे वहां रिवैल्यूएशन मॉडल पे था चाहे कॉस्ट मॉडल पे था, वहां उसको रीवैल्यू करेंगे, पहले रीवैल्यू करेंगे, यानी रिवैल्यूएशन वाली अकाउंटिंग करेंगे। IAS 16 में रिवैल्यूएशन वाली अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू मॉडल वाली अकाउंटिंग नहीं कह रहा, रिवैल्यूएशन मॉडल वाली अकाउंटिंग करेंगे। रीवैल्यू होगा, अपवर्ड होगा तो सरप्लस आ जाएगा, वो सरप्लस होगा क्योंकि वो IAS 16 में तैयार हो रहा है अभी। जब वहां रीवैल्यू हो जाएगा तब उसको कहेंगे जी बिस्मिल्लाह आए वेलकम, तब उसको IAS 40 में एंटर करेंगे। दोबारा IAS 16 में जब ये एसेट था तो ये बुक्स में आ रहा था 500 पे, हम इसको IAS 40 में लाने लगे, लेकिन IAS 40 में लाके उसने चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे आना है तो हम यहीं पर उसको पहले रीवैल्यू कर लेंगे 540 पे। बेशक कॉस्ट मॉडल पे था, हम उसको भी बैठे बैठाए रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले जाएंगे और इस 40 को हम रिवैल्यूएशन सरप्लस कह देंगे। सरप्लस, सरप्लस, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस होगा। फिर ये 40 500 से 540 पे आ गया, अब ये PPE क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट। अच्छा वो जो सरप्लस पड़ा रह गया उसका क्या करें? पड़ा रहने दें। IAS 16 में क्या होता था सरप्लस का? ट्रांसफर होता रहता था, किस अमाउंट से? डेप्रिसिएशन से। तो अब वो IAS 40 में आके डेप्रिशिएट होगा तो फिर सरप्लस ट्रांसफर भी नहीं हुआ करेगा, बस ये पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। जब कभी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकेगी तो इसको रिटेन अर्निंग में डाल देंगे। ये अब लाल डब्बा पढ़ लें, ट्रांसफर इन वाला सारा टेबल पढ़ लें। जब इसको ट्रांसफर करेंगे सर, फिर जिस दिन की फेयर वैल्यू पे करेंगे टाइम ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर हम ये फेयर वैल्यू पे अपडेट किस दिन करेंगे? एट द डेट ऑफ ट्रांसफर वाली फेयर वैल्यू पे।
सरप्लस के बाद 500 पे I-16 में था, फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे और रीवैल्यू हो रहा होगा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंटिंग वाला रीवैल्यू। अपवर्ड है तो सरप्लस आएगा, डाउनवर्ड होता तो P&L में जाता। अब ये सरप्लस आ गया, एसेट 540 पे अपडेट हो गया। अब ये 540 बिल्डिंग क्रेडिट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट I-16 से निकल गया। सरप्लस इसकी याद में यहीं पड़ा रह जाएगा। सरप्लस को हम कुछ नहीं करेंगे, इक्विटी में आता रहेगा जब तक बिल्डिंग इवेंचुअली बिक नहीं जाती। जब बिकेगी तो फिर ये सरप्लस से रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, फिर ट्रांसफर करेंगे। डेप्रिसिएशन ही जब नहीं कर रहे तो इसको ट्रांसफर क्या करेंगे? ये ट्रांसफर इन है। ठीक है, अच्छा जी, ट्रांसफर की प्रैक्टिस देखते हैं। अच्छा, डी रिकॉग्निशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैंने उसमें भी सिर्फ इतना कह दिया कि I-16 वाला, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। डिस्पोजल में क्या होता है? बुक्स में से निकाल देते हैं, जितना कैश मिल रहा है वो डेबिट, और जो गेन लॉस है बस यही। इसकी डी रिकॉग्निशन भी यही है, तो इसमें कुछ नया नहीं था, मैंने लिखा ही नहीं, मैंने कहा I-16 वाला ही है। अच्छा, अब ट्रांसफर की छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, सवालों पे वापस आ जाएं। क्वेश्चन 6 पे आ जाए। 5 आप कर लेंगे खुद ही, क्वेश्चन 6 पे आ जाए जी। हाँ जी, 5 होमवर्क है आपका, क्वेश्चन 6 पे आ जाए। 5 में भी ट्रांसफर ही है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, या देखता हूं भी हो सकता है मैं भी डिस्कस कर लूं। पहले क्वेश्चन 6 पे आ जाते हैं। अच्छा, आसान सी एंट्रीज हैं, मैं सॉल्यूशन से ही ना डिस्कस कर लूं साथ साथ। यार वो सिलेबस ज्यादा है ना, तो जो मुश्किल काम हुआ करेगा मैं बिल्कुल बोर्ड पे सॉल्व किया करूंगा, लेकिन जो आसान है वो सॉल्यूशन से देख के समझ आ जाएगा, तो मैं उसी से डिस्कस कर लिया करूंगा। तो आप इसका सॉल्यूशन भी खोल के सामने रख लें, क्वेश्चन सॉल्यूशन दोनों सामने रखें। क्वेश्चन पढ़ लें पहले। चले एक एक करके चलते हैं। पहले प्रॉपर्टी एम की बात करते हैं। एंट्री सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर डेट की मांगी है, बस सिर्फ ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रांसफर्स ऑन 1 जुलाई 18, सिर्फ ट्रांसफर डेट की एंट्रीज करनी है। प्रॉपर्टी एम, प्रॉपर्टी एम पहले हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती थी और हम उसको हर साल अपडेट कर लिया करते थे। अभी अभी पिछले साल 31 दिसंबर को उसको अपडेट करके हटे थे। किस वैल्यू पे? तो हमारी बुक्स में 6.2 पे थी। 1 जुलाई 18 को किराएदार खाली करके चला गया, और अब हमने सोचा है कि जो पहले हम बिल्डिंग्स खरीद के बेचा करते हैं तो इसको भी अपनी इन्वेंट्री बना लेते हैं और ट्रांसफर आउट के इन आउट। अब ये 40 से 2 में जाने लगा है, तो फेयर वैल्यू मॉडल पे था क्या तरीका है कि ट्रांसफर आउट करने से पहले यहीं इसको 40 के अंदर पहले अपडेट करेंगे, फिर ट्रांसफर आउट करेंगे। तो इसको हम 6.2 से पहले 6.5 पे ले जाएंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में पहली एंट्री, इसको हमने अपडेट किया 3 लाख से, 62 से 65 पे चला गया, P&L में ले गए। अब ये बिल्डिंग कितने की हो गई? 65 की। तो अब इस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से निकाल के इन्वेंट्री डेबिट कर ली। तो देखिए अगली एंट्री, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, इन्वेंट्री डेबिट। सही है। प्रॉपर्टी एन, ये भी ट्रांसफर आउट है। पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी और अब हम इसको ओनर ऑक्युपाइड बनाने लगे हैं, तो ये यहां से निकल के 16 में चली जाएगी। और चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल पे थी
तो IAS 40 से निकालने से पहले पहले इसको अपडेट करके भेजेंगे। तो अभी अभी 31 दिसंबर 17 पे इसको अपडेट किया हुआ था 5.5 पे, अब हम इसको 5.3 पे ले जाएंगे। 2 लाख का नुकसान, तो 2 लाख का नुकसान आएगा, पहली एंट्री P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। और अब चूंकि ये 5.3 पे आ गई है तो अब ये बिल्डिंग बन जाएगी, तो बिल्डिंग डेबिट और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 5.3 मिलियन। ये जो हमने 5.5 से 5.3 पे लेके हैं सर, ये हमने इसको रिवैल्यू किया है IAS 40 में ही अपडेट किया है, रीवैल्यूएशन तो 16 में होती है। वो आपने क्या पॉइंट बताया था? वो ट्रांसफर इन था, ये ट्रांसफर आउट है। वो ट्रांसफर इन के लिए बताया था, तब हम 16 से निकाल के 40 में ला रहे थे, तो वहां निकालने से पहले रीवैल्यू करना था। ये IAS 40 से निकाल रहे हैं, तो IAS 40 में तो फेयर वैल्यू पे ही अपडेट हुआ करता था, अभी भी अपडेट करके भेजेंगे। ठीक है, चलें क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, जी पढ़ लिया। इसमें SOCI और SOFP के एक्सट्रैक्ट्स पूछे हैं। 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक ट्रांसफर इन है कि ट्रांसफर आउट है। प्रॉपर्टी A ट्रांसफर इन है और जो प्रॉपर्टी B है, क्योंकि रेंटेड आउट लिखा हुआ है इसलिए भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही है, पैदाइशी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। जिसका कुछ भी ना अक्सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही रहती भाई कुछ भी नहीं कहा है, रेंट पे दिया हुआ तो बस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर है ही नहीं। पर रेंटेड आउट देख के ट्रांसफर आउट नहीं हो गई। तो प्रॉपर्टी A ट्रांसफर इन है और जो प्रॉपर्टी B है वो तो पैदाइशी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। SOCI और SOFP पूछा हुआ है और इनके लिए मॉडल क्या रखा हुआ है? फेयर वैल्यू है कॉस्ट, फेयर वैल्यू मॉडल नहीं होगा। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ला रहे हैं तो उसमें कहा हुआ है QL की पॉलिसी है फेयर वैल्यू मॉडल, तो फेयर वैल्यू मॉडल है। किस साल के लिए कहा है? 19। एक्सट्रैक्ट्स SOCI के रुपीस मिलियन और एक्सट्रैक्ट्स SOFP के। पहले आसान वाली चीज देखते हैं, बिल्डिंग बी की बात करते हैं। जो बिल्डिंग बी है ये पिछले साल के एंड पे, अच्छा ये ना कमेंट ठीक कर, तो मैं तो फाइल नहीं डाल देता हूं। ये जो एड 30 जून 19 लिखा हुआ है ना पहला, ये 30 जून 18 है बिल्डिंग बी जी। 1.65 रहती है। ठीक है, वहां तो मैं अपडेटेड ही फाइल डालूंगा, इसको चेंज कर लो। कैसे करोगे? PDF है, ठीक है, बाकी वो आप जब डाउनलोड कर लेना। नहीं जी, तो पहले आसान वाला काम करते हैं। ये जो प्रॉपर्टी B है ये पिछले साल कहां अपडेट की हुई थी? अब इसको हमने क्या करना है, तो 15.15 का गेन आ गया ना, तो उस 0.15 के गेन को P&L में हम फेयर वैल्यू गेन कह लेते हैं, प्रॉपर्टी B।
0.15। चाहिए। और एसओएफपी में, नॉन करंट एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बी आ चुकी है 1.65 पे, साथ ए प्लस करके तो यहां टोटल लिख देंगे क्योंकि है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बस ना। प्रॉपर्टी बी फिर देख लें, 1.5 पे 2018 में इसको ला चुके थे, अब 2019 में इसको 1.65 तक लाना है, तो बैलेंस शीट में 1.65 हो गई और इनकम स्टेटमेंट में 0.15 का गेन आ गया। अब प्रॉपर्टी ए पे आते हैं। प्रॉपर्टी ए पहले पीपीई थी और अब जब 2019 में 1 जनवरी वाले दिन इसको ट्रांसफर करने लगे हैं, तो 6 महीने गुजरे हैं ना, तो 6 महीने तक तो ये पीपीई थी। अब 6 महीने तक जब पीपीई थी तो इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगी? डेप्रीसिएशन। तो इस पे पीपीई 6 महीने तो रही है तो उस पे डेप्रीसिएशन आएगी। तो वो तो 1 जनवरी पे कर रहे हैं ना, उससे पहले 6 महीने तो गुजरे हैं ना। स्ट्रेट लाइन। 20 साल लाइफ थी और कॉस्ट थी इसकी 2 मिलियन, तो 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 20, 6/12, 0.05। 0.05। फर्स्ट जनवरी तक डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गई। अब हमने इसको ट्रांसफर इन करने के लिए क्या करना है? पीपीई से आ रही है और यहां रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे लाना है। पहले इसको I16 में ही रिवैल्यू करेंगे। तो फिर उसके लिए देखना पड़ेगा कि बुक वैल्यू क्या थी। तो 2 मिलियन का एसेट कितने साल जिंदगी के गुजार चुका हुआ था, कितनी बारें देख चुका था? जी, अच्छा ये ना जो 2 मिलियन है इसकी कॉस्ट है। ये बुक वैल्यू, डेप्रीशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब बुक वैल्यू, इसीलिए तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड किया। तो ये 1 जुलाई 18 तक इसकी जो बुक वैल्यू थी वो 2 मिलियन थी और 6 महीने और डेप्रीशिएट होने के बाद कहां तक पहुंच गया था? 1 पॉइंट। और इसकी अब हमने जो अपडेशन करनी थी वो लाना था इसको 2.3 पे, इंक्रीज आ गई। ये जो लिखा ना डेप्रीशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसका मतलब ये कॉस्ट मॉडल पे ही था और ये बुक वैल्यू थी। तो अब जो इंक्रीज है ये जिंदगी में पहली इंक्रीज है और जब पहली दफा इंक्रीज है तो सीधा सारा सरप्लस में चला जाएगा। कितना? ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। जो रिवैल्यूएशन गेन फॉर द ईयर होता है वो एसओसीआई में अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर अच्छा एफएआर 2 में आपने अदर कंप्रिहेंसिव इनकम पढ़ी हुई है, एफएआर 1 में भी पढ़ी हुई है, बल्कि अब तो और सारी अदर कंप्रिहेंसिव इनकम पढ़ लेनी है, अब तो सारी पढ़ लेनी है। तो यहां पर वो रिवैल्यूएशन गेन के नाम से आता है। पॉइंट 35।
सही है। अच्छा, अब वो 1 जनवरी 19 पे एंटर हो गया। अब यहां से ईयर एंड तक तो फिर गुजर के आना है, तो 6 महीने डेप्शन और चार्ज कर दें। नहीं, अब तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में वो एंटर हुई 2.3 पे, हो गई एंटर, और ईयर एंड पे क्या करना है, तो इसको और बढ़ाना है। तो अब ये IS 40 वाला फेयर वैल्यू गेन आ गया प्रॉपर्टी बी पे, 2.3 पे एंटर हुआ था, और अब इसको 2.5 तक ले जाना है, 0.2। तो ये जो आप ऊपर वाला है ना, इसका तो मिला के भी लिख सकते हैं। मैंने वैसे बी जो मिला के भी लिख सकते हैं। और अब यहां कितनी आएगी, 2.5। तो हमारे नॉन करंट एसेट्स में दोनों प्रॉपर्टीज मिला के आ जाएंगी 1.5 पे, और कुछ SOFP में, इक्विटी में क्या, ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये इक्विटी में आ जाएगा। पॉइंट, ये एक्सट्रैक्ट्स ऑफ SOFP और SOCI हो गए। सर ये कैप में पढ़ा था कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। सर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या डेप्रिशिएट नहीं होती? नहीं नहीं, अगर अपने इस्तेमाल में है तो फिर तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी लाइफ नहीं होती ना। और एक और रीजन कि अगर हम कह भी दें कि नहीं हमने तो उसको 20 साल बाद तो बेचना ही बेचना है, तो लाइफ तो 20 साल है, लेकिन उसकी जो RV है जो 20 साल बाद होगी महंगी महंगी होगी। सर फिर आप ये कहते हैं कि जो लैंड दरिया के किनारे होती है सर वो डेप्रिशिएट होती है, वो हो सकती है, वो हो जाएगी। मतलब फ्लड की वजह से डेप्रिशिएट हो जाएगी? नहीं है, उसकी लाइफ लिमिटेड है, क्योंकि कुछ अरसे बाद वो जगह दरिया के अंदर कवर हो जानी, तो हमें वो जगह छोड़नी पड़ेगी इन एनी केस, तो उसकी लाइफ फिर है। ठीक है, क्वेश्चन 6 5 था ना ये। अच्छा, अब एक सवाल पास्ट पेपर का और करते हैं, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग लीज भी है, थोड़ी सी तो याद ही होगी यार, करूंगा तो याद आ जाएगी। ऐसा करिए, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 379, पेज 379 क्वेश्चन नंबर 3, इस पे आ जाए।
जी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो वीडियो रोकें और पढ़ लें। ये विंटर 13 का क्वेश्चन नंबर 3 था और इस सवाल में ना 3 पार्ट थे, जिनमें से एक वो डिस्मेंटलिंग वाला था IFRIC 1 का, एक इसमें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का था और एक ये था IAS 40 का, और इसमें लीजेस भी मिक्स है थोड़ी सी। तो ये जो इस वक्त इस बुक में यहाँ छपा हुआ है ये वो एक वाला पार्ट है। अच्छा, इसका सोल्यूशन चूंकि पीछे वो ICAP वाला ही छपा हुआ है तो उसमें एक बड़ी ऑब्वियस गलती है, तो मैं यहाँ जो नोट करूंगा उसको देख लीजिएगा। इसके पीछे जो सोल्यूशन है वो ICAP वाला है और उसमें एक बड़ी ऑब्वियस गलती है जो आप भी आराम से ही देख लेंगे। चलें करते हैं इसको। क्या पूछा हुआ है? यही पूछा हुआ है ना, ये चीज पूछी हुई है। चल बना लेते हैं। रुपीज मिलियन है। एक बिल्डिंग थी जो पहले हम इस्तेमाल करते थे लेकिन अब हमने विकेट कर दी क्योंकि हम एक नई बिल्डिंग में चले गए, तो अब हमने ये बिल्डिंग ऑपरेटिंग लीज पे दे दी, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। और ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट, ट्रांसफर इन PPE से IAS 40 में आ रहा है और हम इसके लिए फेयर वैल्यू मॉडल डिसाइड कर चुके हैं, यानी यही जो अभी सवाल किया था। तो ट्रांसफर किस दिन हो रहा है? 1 अप्रैल। तो हमें फिर इसको पहले रीवैल्यू करना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल वाले दिन नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इस एसेट की जो कैरिंग अमाउंट थी वो 55 थी जबकि फेयर वैल्यू 70 है, यानी ये 55 थी ये 55 थी और ये 70 है, तो सरप्लस कितना आ गया? 15। रिवैल्यूएशन गेन 15 और यही इधर बैलेंस शीट में 15। ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या हुआ, हमने इसको दे दिया किराए पे। लीज की अकाउंटिंग करता हूं, पहले मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी कर दूं। 1 अप्रैल के बाद ईयर एंड पे अब इससे मजीद अपडेट होना है, कितना हो जाना है? डाउन करना है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाएगी 66 पे और जो डाउन करना है वो फेयर वैल्यू लॉस आ जाएगा 70 से 66, 4 का लॉस आ जाएगा। ICAP के सोल्यूशन में गलती ये है कि इन्होंने इसको सरप्लस में से लेस कर दिया। ये नो, ये IAS 16 थोड़ी है, अब तो IAS 40 बन गया हुआ है। यार हो जाती हैं गलतियां, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। असल में ना सवाल बनाते हुए गलती हो गई, मसला है इनके रिव्यू के दौरान कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये 2013 है, अब जो पिछले साल 2 साल से है ना, तो उन्होंने बाकायदा लोग हायर किए हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिनको पता नहीं उस दौर ये 2 साल पहले एडवर्टाइज हुआ था, मेरा ख्याल है कि इनको महीने का 8 लाख रुपए शायद मिल रहा है। साल का उनका तय हुआ था, पता नहीं 10 मिलियन के क्या, तो ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं उनको। तो अब वो बंदा उन्होंने रखा हुआ है जिसका काम है ये सारे अकाउंटिंग के पेपर्स की क्वालिटी इंश्योर करना, तो इसलिए अब बेहतरी है। अच्छा जी, तो इसमें जो आप सोल्यूशन पीछे देखेंगे ना, उसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि अब ये जो 4 का मजीद डिक्रीज आया है इसको उन्होंने सरप्लस में ही चार्ज कर दिया। ये सही नहीं है बात। सरप्लस तो IAS 16 की चीज है, IAS 40 की चीज थोड़ी है। तो अब जब ये IAS 40 में आ गया तो IAS 40 का लॉस आया है, तो ये सोल्यूशन ये वाला नोट कर लीजिएगा जो मैं कर रहा हूं। ये तो हो गया IAS 40। अब आते हैं लीज पे। अगर आपको ये चीज याद है जो मैं करने लगा हूं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिवाइज तो थोड़ा बहुत कर ही लेंगे। ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि जितना टोटल हमने लीज पेमेंट्स करनी है उनको हम स्ट्रेट लाइन पे इनकम बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। तो हमने तय किया है 3 साल का 3 मिलियन हर 6 महीने बाद, लेकिन ये 3 मिलियन
5% एनुअली बढ़ता जाएगा। रेंट इनकम, लीज इनकम कह लें, रेंट इनकम कह लें, वर्किंग टू। चूंकि 3 साल है यानी 6 महीने, तो साल साल बढ़ना है, इसलिए मैं साल का ही टोटल कर लेता हूं। ईयर 1 में 6 मिलियन, 3 मिलियन सेमी एनुअल है ना, लेकिन पहले साल चूंकि सेम रहना है तो 3 को मैंने मिला के 6 कह दिया। ईयर 2 में ये 5% महंगा हो जाना है, कितना? 6.3। ईयर 3 में फिर 5% महंगा हो जाना है, 6.612। स्ट्रेट लाइन पे इसको टोटल करके 18.92 डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो 1 साल का आ जाएगा। यहां पर हमने इन एनी केस 6 महीने तो करना ही है उसको, तो या तो डिवाइड ही 6 से कर लें। ये लीज पे कब दिया है? 1 अप्रैल, तो ईयर एंड 30 सितंबर को होने वाला है, तो 6 महीने है ना। 3 पे डिवाइड कर भी लें फिर भी इसको 6/12 करना ही पड़ेगा, तो डायरेक्टली 6 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 3.15। तो 1 साल की रेंट इनकम बन गई 3.15। और उसके अलावा ऑपरेटिंग लीज में ये होता है कि जो कैश मिलना है किराया, अगर वो और है और ये इनकम और है, तो या तो रेंट रिसीवेबल आएगा या एडवांस रेंट आएगा। तो हमें इस साल में किराया कितना मिल रहा है? 3 मिलियन, जबकि इनकम कितनी बना रहे हैं? तो इनकम ज्यादा बना रहे हैं, मिल कम रहा है, तो हमारा एक रेंट रिसीवेबल आ जाएगा करंट एसेट्स में। रेंट रिसीवेबल आ जाएगा 0.15। ये 6 नंबर का सवाल, ये फाइनल का ही सवाल था यार, था 2013 का, लेकिन ये फाइनल का ही सवाल, पास्ट पेपर का सवाल किया ये। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें ना आप लोगों को एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं। वो जो एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं ना, उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है, दे दूंगा आपको, अपलोडेड मिल जाएगा आपको। उसका सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है। अपलोड मैंने क्यों किया है? क्योंकि जिस तरीके से प्रेजेंट हुआ हुआ ना, वो मुझे ही समझ नहीं आ रही देख के, तो फिर आपको कैसे समझाऊंगा। तो इसलिए ना उसको थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा ताकि समझ ज्यादा आ सके। होमवर्क है आपका यही यासर साहब वाली बुक में, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का 2012 का सवाल है, अच्छा है। इसमें एक तो करेक्शन ये कर लें कि क्वेश्चन 2 में देखें टेबल दिया हुआ है, सबसे आखिर में कॉलम के ऊपर क्या लिखा हुआ? 2011। तो 2011 दो दफा लिखा हुआ है। ये जो एक्सट्रीम राइट है ना, ये 2010 है, और वो जो फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर है, इसको अगले डब्बे में भी मर्ज कर लें, यानी दोनों डब्बे मर्ज होके ऊपर आ जाएगा फेयर वैल्यू एज एन 31 दिसंबर और नीचे 2011 और 2010। ठीक है, तो दो डब्बा ऊपर खाली आ रहा है ना, वो पिछला मर्ज कर लो उसके साथ। तो फेयर वैल्यू एज ऑन 31 दिसंबर 11 वाली फिगर्स भी हैं और 10 वाली फिगर्स भी हैं। ये सवाल है, और इसका सॉल्यूशन मैंने जो पीडीएफ अपलोड किया है वो देखिएगा। जो पीछे सॉल्यूशन है वो आपको ना समझ नहीं आएगा, बहुत अजीब सा गुचमुच करके सॉल्यूशन बनाया हुआ है।
तो उसको मैं कोशिश करता हूं जितना साफ सुथरा करके बना सका। अच्छा, इसमें करना क्या है? कुछ स्टैंडर्ड हैं, वैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि अपना डिस्क्लोजर्स से ज्यादा एग्जामिनर का फोकस है कि वो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन टेस्ट करे, लेकिन फिर भी कुछ आईएएस हैं जिनके वो डिस्क्लोजर्स टेस्ट कर लेता है। तो मैं आपको आईएएस के डिस्क्लोजर्स बताऊंगा जो ज्यादा टेक्निकल हैं, लेकिन जो आसान हैं उनके फिर मैं डिस्क्लोजर नहीं बता रहा हूंगा। आप ये काम करेंगे कि ये जो IS40 है, ICAP स्टडी ट्रैक सबके पास अवेलेबल होगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप, अवेलेबल कर सकते हैं। मैं जो आपको नोट्स देता हूं, मैं उनमें डिस्क्लोजर छाप के नहीं दे रहा, मैंने उसमें जरूर दिया था कल जो IFRS 5 था, उसकी भी रीजन थी कि इसको लंबे चौड़े डिस्क्लोजर को मैं थोड़े समराइज कर दूं, क्योंकि इसमें तो थी ही लिस्ट। लेकिन आइंदा मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें डिस्क्लोजर छाप के ही देने हैं दोबारा, तो क्या फायदा। तो डिस्क्लोजर आप इसके बुक से पढ़ लें। बता देता हूं आपको, ICAP की बुक के अंदर पेज नंबर 503 पे, चैप्टर 22 IS40 ICAP का स्टडी टेक्स्ट, पेज 503 और 504, ये पढ़ के आपको समझ आ जाएंगे। इसमें सिर्फ टेक्निकल बात ये याद रख लेते हैं कि जिस तरह से IS16 में वो फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल बनता है, वो तो याद है ना, वो तो FAR 1 में भी बनाया, FAR 2 में भी बनाया, और जो लोग आर्टिकल्स कर रहे हैं तो आर्टिकल्स में तो स्केड्यूल तो देखा ही होगा। तो जो स्केड्यूल बनता है फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल, पीपी जैसा स्केड्यूल इसका भी बनता है, लेकिन फर्क यह है कि वहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन का पोर्शन आ रहा होता है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक्यूमुलेटेड डेप्शन का सेक्शन आ रहा होगा? नहीं, सिर्फ एसेट वाला सेक्शन आ रहा होगा, बाकी है वही ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, फेयर वैल्यू गेन लॉस। तो ये इसका भी एक स्केड्यूल बनता है, और बाकी उसके अलावा जो अंग्रेजी की जरूरी बातें बतानी है वो पैराग्राफ 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 में बताई जाती हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आप ये बताएं कि जिस वैल्यू से आप वैल्यू लगवा रहे हैं वो पढ़ा लिखा भी है कि नहीं है, उसके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन भी है कि नहीं है, तो बताएं, तो पैराग्राफ में बता देंगे। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आप बताएं कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाई किराएदार के साथ, लगाई है तो बता देंगे। तो ये आपने इस पेज 503 और 504 ये डिस्क्लोजर्स आपने यहां से पढ़ने हैं, और स्केड्यूल जैसे बनता था इसका भी एक स्केड्यूल बनेगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी एक स्केड्यूल बनेगा। जिस तरह फिक्स्ड एसेट्स का स्केड्यूल पीपी का बनता था, इसका भी एक स्केड्यूल बनेगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और इसका एक स्केड्यूल बनेगा, और स्केड्यूल के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे है तो, अगर कॉस्ट मॉडल पे तो फिर तो सब कुछ पीपी जैसा होगा। अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे तो बता रहा हूं, इसका एक स्केड्यूल बनेगा जिसमें ओपनिंग से स्टार्ट करके उसके बाद जो जो चेंजेस हैं, एडिशन है, डिस्पोजल है, ट्रांसफर इन है, ट्रांसफर आउट है, फेयर वैल्यू गेन लॉस है, इसकी भी लिस्ट आपको इसी डिस्क्लोजर वाले पेज पे मिल जाएगी। एडिशन, डिस्पोजल, फेयर वैल्यू गेन लॉस, ट्रांसफर इन, ट्रांसफर आउट, ये सब हमने यहां बताना है, और वो सब प्लस माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। तो ये स्केड्यूल इसमें भी एक बनता है। उसके अलावा जो जो आईएएस रिक्वायर कर रहा है कि फलानी फलानी डिटेल बताएं, वो यहां नीचे पैराग्राफ से बताना शुरू कर देते हैं। तो आपने ये IS40 के डिस्क्लोजर्स ICAP की बुक से पढ़ के फिर आपने जो सवाल अटेम्प्ट करना है वो मैंने आपको बताया है। समर 2012 का सवाल है, पेज 378 पे, क्वेश्चन नंबर 2, जी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। दोनों पार्ट एक ही पार्ट है इसका। अच्छा वो, हाँ जी दोनों पार्ट भी तो अंग्रेजी बस पूछिए। पार्ट बी में ये पूछा ना कि कंसोलिडेटेड में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो ये तो बताया ना मैंने। एक कंपनी ने दूसरे को, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो पीपी होगा, तो ये पूछा हुआ। ठीक है जी, ये सवाल होमवर्क है आपका। अगले वीक में इंशाल्लाह फिर मैं को बड़ा ये शुरू करता हूं।
सही मुस्लिम में रिवायत है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक नरमी जिस चीज में भी होती है उसे जीनतदार बना देती है। आप इसकी मिसाल ऐसे समझें कि जितने लोग भी खुश अखलाक होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, लोग उनकी इज्जत करने वाले बन जाते हैं। जीनत का मतलब होता है जिसमें जिसमें अच्छाई नजर आती है, जिसमें अट्रैक्शन नजर आती है, तो अल्लाह ताला उनमें फिर जीनत पैदा कर देते हैं। तो जिस चीज में भी नरमी है उसमें अल्लाह ताला जीनतदार बना देते हैं, और जिस चीज से नरमी निकाल ली जाती है उसे ऐबदार बना देते हैं। जितने भी लोग ऐसे हैं जो सख्त कलाम है, गालियां देते हैं, गंदी जबान है, सख्त जबान है, उनको लोग पसंद नहीं करते, उनको लोग नहीं पसंद करते, उनमें खराबियां खराबियां लोगों को नजर आती हैं। तो दोबारा, बेशक नरमी जिस चीज में भी होती है उसे जीनतदार बना देती है, और जिससे ये निकाल ली जाती है उसे ऐबदार कर देती है। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।